हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों का जो डर है बेसिक क्वांट से वो दूर होते होते अब पूरा दूर हो चुका है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल मॉडर्न मैथ पे। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। याद होगा आपको, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो हम लोगों ने ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ा था। ये ओवरलैपिंग सेट्स की ही सेकेंड क्लास है, राइट। तो लेक्चर 2 ऑफ मॉडर्न मैथ 2 हम लोग बात करने वाले हैं ओवरलैपिंग सेट्स। और हम बात करेंगे अब वेन डायग्राम, और हम इन्वॉल्व करेंगे एक लेवल बढ़ा के 3 सेट्स। लास्ट टाइम हमने 2 सेट्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे 3 सेट्स की। ठीक है गाइस, तो आज हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे फॉर्मूलाज फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, जिसमें 3 ओवरलैपिंग सेट्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, 3 स्टेप्स में कैसे करने वाले हैं, और कैट की फील लेंगे, राइट। तो आज हम लोग लेंगे थोड़े से कैट के PYQs। लास्ट क्लास में हम लोग नहीं ले पाए थे क्योंकि हमने 2 ओवरलैपिंग सेट्स सीखे थे, और 2 ओवरलैपिंग सेट्स में ज़्यादा कैट के सवाल नहीं बनते हैं। एक जो आया था वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम देखेंगे 3 सेट्स, और इसमें कैट के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बने हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं सारे लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि अब डर की क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ। तो गाइस कहानी को शुरू करते हैं, राइट। So a little bit brief about myself. I am Rahul Badla from IIT Roorkee and CAT 99.8 percentiler. अब आप ये सब कहानी जो है पुरानी हो चुकी है, आप अच्छे से जानते हो। तो कहानी शुरू करें, पढ़ें। मेरा मानना ये है कि आप पीछे वाला लेक्चर देख चुके हो। सिंबल्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब का क्या मतलब होता है आपने ओवरलैपिंग सेट्स की पहले लेक्चर में देख लिया है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स का दूसरा लेक्चर। तो गाइस प्लीज़ उसको देख लेना, फिर यहाँ पे आना, तभी मजा आएगा, नहीं तो आपको सिंबल समझ नहीं आएंगे। तो मॉडर्न मैथ का पहला लेक्चर देख लो, फिर दूसरे पे आना, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो आई एम गोइंग टू यूज दो सिंबल्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब वैसा का वैसा चलने वाला है। ठीक है, कहानी बढ़ाएं फिर आगे, चलो वेन डायग्राम की बात करते हैं। लास्ट टाइम भी हम एक डब्बा लेके आए थे, हमने माना था कि ये स्टूडेंट्स हैं, और हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया था 2 सेट्स में। फिर से लेके आते हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, पर अब 2 पे नहीं रुकेंगे, लेवल आगे बढ़ चुका है। अब मान लेते हैं कि एक तीसरा सेट भी है सी। तो अगर अब आप देखोगे तो जो आपका ये पूरा जो सेट का डब्बा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये डिवाइड हो चुकी है 7 पार्ट में। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 रीजन्स तो ये हैं जो सेट ए या बी या सी में होते हैं, और एक 8th रीजन ये है जो किसी में नहीं है। तो ये सारे रीजन क्या डिफाइन कर रहे हैं, इनको कैसे लिखते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। 2 सेट में तो हमने देखा है, तो जो बच्चा ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा है वो भी देख लेगा। ठीक है, तो ये ले आए हम टेबल। मान लेते हैं ये जो रीजन नंबर्स हैं ये हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 1 रीजन की बात करते हैं। 1 रीजन में कौन कौन से सेट का बच्चा है, क्या इसमें ए का बच्चा है? यस, क्योंकि वो ए वाले सर्कल के अंदर है। ए के अंदर जो भी ऑरेंज सर्कल के अंदर आएगा वो ए का बंदा होगा, ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। तो 1 वाले रीजन में इवेंट ए तो हो रहा है, पर क्या बी और सी हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो बी का ग्रीन वाला सर्कल है इसके बाहर 1 है, वाइट के बाहर 1 है। 1 वाइट के अंदर नहीं आ रहा, ग्रीन सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, तो 1 में सिर्फ ए हो रहा है, पर बी और सी नहीं हो रहे। इसी तरीके से फटाफट अगर मैं देखूं तो जो सेकंड इवेंट है, ये जो 2 वाला रीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी तो हो रहा है, पर ये ए और सी के डब्बे के बाहर है, राइट। तो 2 में कौन हो रहा है? 2 में बी हो रहा है, पर ए और सी नहीं हो रहे। सिमिलरली 3 वाइट सर्कल के अंदर तो है, यानी सी के अंदर तो है, पर ए और बी के बाहर है, तो ये दोनों नहीं हो रहे। तो ये इन रीजन्स का मतलब है। तो अब फटाफट भरते हैं। बेटा 4 किस किस सर्कल के अंदर आ रहा है? सर ग्रीन के अंदर तो आ रहा है, सर रेड वाले के अंदर या ऑरेंज वाले अंदर भी आ रहा है। तो 4th रीजन में ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, पर कौन सा नहीं हो रहा? इसमें आपका सी नहीं हो रहा 4th में। इस तरह 5th में कौन सा नहीं हो रहा? 5th ग्रीन सर्कल के बाहर है, तो 5th में बी वाला नहीं हो रहा है, पर ये और ये हो रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करो और खुद से टेबल भर लो, फिर आप चेक करना कि आपकी टेबल और मेरी टेबल मैच करती है कि नहीं। तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। कर लिया? चलो अब मैं करता हूँ। तो 6th वाला जो है ये कौन से के बाहर है? ये ऑरेंज सर्कल के बाहर है, तो इसमें जो है वो आपका ए नहीं हो रहा, पर बी और सी हो रहे हैं। 7th की बात करेंगे तो ये तीनों में है, तो यहाँ ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है और सी भी हो रहा है। अब 8 रीजन ये तो भाई बाहर पड़ा है, किसी भी सर्कल में नहीं है, तो यहाँ पे तो बेटा कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब आप रीजन देख के बता सकते हो कि कौन कौन से रीजन में, ये 8 तरीके के रीजन है, 7 और 8 वाले, राइट। 8 में तो कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी 7 रीजन में कम से कम एक इवेंट तो हो ही रहा है। ठीक बात है।
अब जब भी 3 सेट्स आते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 8th रीजन वो 0 कर देता है। मतलब कहता है कि हर एक बच्चे को एक ना एक सेट में डालना जरूरी था। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा बैठा हुआ है जो कुछ भी पार्ट नहीं करेगा, कहीं भी किसी भी सेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो तब ये 0 हो जाता है। ठीक है, बट अदरवाइज ये 7 रीजन तो है ही है। किस रीजन में कौन कौन सा इवेंट अगर हो रहा है ये आपके सामने, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 2 बोल रहा हूँ तो 2 में कौन कौन से सेट हो रहे हैं। 2 में कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी, इन दोनों के बाहर है। 5 में कौन हो रहा है, 5 ए में आ रहा है, 5 वाइट सर्कल यानी सी में आ रहा है, पर ग्रीन वाले में नहीं आ रहा। ठीक, अब सवाल है कि इनको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ ए हो रहा है, तो सिंबल क्या है, या तो वो आपको बोल देगा, अगर उसको इंग्लिश में बोलना होगा तो वो आपको ऐसा बोल देगा ओनली ए, राइट। और सिंबल में लिखना होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा कि देखो ए तो हो रहा है, राइट, पर इंटरसेक्शन बी नहीं हो रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ डैश लगा देते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि सेकंड वाले रीजन में कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ओनली बी। और जब आपने ओनली बी बोल दिया तो इसको लिखो कैसे, अब दिमाग लगा के बताना। बी हो रहा है और कौन कौन नहीं हो रहा, ए और सी नहीं हो रहे, तो ए पे लगाओ डैश, इंटरसेक्शन बी हो रहा है पर सी नहीं हो रहा, तो जो जो नहीं हो रहा उन पर डैश लगा दो। इसी तरीके से थर्ड रीजन लिख दो। अब ये तो बड़ा आसान है, यानी ए तो नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा, पर सी हो रहा है, और ये कौन सा बन गया आपका, ये बन गया आपका ओनली सी। तो हर एक सिंबल का क्या मीनिंग है, कैसे सोचना है, ये आपके लिए मैं लिखता जा रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में जब इस क्लास के आगे मैं इनका यूज़ करूँ तो आपको एक एक चीज़ का मीनिंग क्लियर हो। आपको आता है तो आप इसको 2x करके स्किप कर दो, और या फिर लास्ट में जाके मैच कर लो कि आपके सारे मेड से मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कौन कौन हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है, पर सी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और बी है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो ए यस इंटरसेक्शन बी। अगर आप इतना भी बोलोगे ना ए इंटरसेक्शन बी तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में आपका 4 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। पर हमें 7 वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए 7 वाला, क्योंकि 7 में तो बेटा सी भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी लिखते तो कि सर ए बी का कॉमन, गलत है। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन पार्ट आ गया, पर आप लेके आ गए हो 7, और ये है प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 में सी भी हो गया, तो देन दिस विल बी रॉन्ग। आपको लिखना ये पड़ेगा इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि सी को हटाना भी उतना ही जरूरी है जितना ए और बी को लेना था। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करी है किसकी, ए एंड बी की, और सी को आपने हटाया है। ठीक है, अब अगर ये बात को समझ गए तो बताओ फिफ्थ वाले में क्या होगा। सर ए हो रहा है, सी हो रहा है, पर बी नहीं हो रहा, तो ए को ले लो, इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, इंटरसेक्शन सी को ले लो। ऐसी लास्ट वाले में ए को छोड़ दो सर, तो ये ए को छोड़ दिया डैश लगा के, फिर बी और सी को ले लो, तो बी नॉर्मल और सी नॉर्मल। ठीक है, चलो अब सेवन्थ वाला इंटरेस्टिंग है, इसमें तीनों होते हैं, तो इसको मैं जब भी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिख देते हैं ऑल 3। तो यहाँ पे तीनों हो रहे हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन अगर कर रहा है, ए एंड बी अगर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन अगर कर रहा है, ए एंड सी अगर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन अगर कर रहा है, यहाँ पे अगर कर रहा है आपका बी एंड सी, राइट। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, नहीं तो आपके पास नोट्स जो हैं वो थोड़े ख़राब ना पहुँच जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो यहाँ पे कौन कौन सा वाला है आपका, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, डन। और 8th रीजन ऐसा है जहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि भाई ए भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा, और सी भी नहीं हो रहा। और इसको हम ऐसे अगर लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं नन, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, अब ये ए एंड बी है, पर ए एंड बी के साथ एक और चीज़ है इसमें, बट नॉट सी, इसमें बट नॉट बी, इसमें बट नॉट ए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लटर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। आप अपने पास अपने नोट्स में लिख लेना, यहाँ पे लिखना ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड सी बट नॉट बी, बी एंड सी बट नॉट ए, ये है इसका मतलब। अब ये टेबल जो है ये इन सारे रीजन्स को अलग अलग डिफाइन करती है, हर एक रीजन को टर्म कैसे देना है, सिंबल कैसे देना है उसको डिफाइन करती है, कौन से रीजन में कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है इस चीज़ को डिफाइन करती है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या है, तो अगले पेज पे जाते हैं, इन टर्म्स का यूज़ करके फॉर्मूलाज देखते हैं।
हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टेबल से वो होने वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली बी ये हम वेन डायग्राम से ही करते हैं, यहाँ से जाने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो जो मेजर फॉर्मूलाज आप यूज़ करने वाले वो हैं ये। तो एक बार बेटा वीडियो को पॉज करो और ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो, फिर हम एक एक करके एक एक फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप आराम से ये सारे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, अभी इसमें हम क्रिकेट को ए मान लेते हैं, ठीक, हॉकी को बी मान लेते हैं और फुटबॉल को सी मान लेते हैं। तो क्रिकेट हो गया हमारा ए ग्रुप, हॉकी हो गया हमारा बी ग्रुप और फुटबॉल हो गया हमारा सी ग्रुप। मैं हट रहा हूँ, पॉज करके एक बार लिख लो। चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो को आराम से तसल्ली से पॉज किया और इसको लिखा। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे काम के कौन से टर्म्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इंडिविजुअल ए बी सी, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन, सी ए का इंटरसेक्शन और ए बी सी का इंटरसेक्शन। अगर आपको याद हो तो मैं आपको वापस से डिफाइन कर देता हूँ ये सारे इवेंट्स। अगर मैं इनको नंबर दूँ सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हो तो इसका मतलब है कि भाई कोई भी हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कोई भी एक हो जाए, या तो ए हो जाए या तो बी या तो सी। यूनियन का मतलब याद करो, पिछली क्लास में क्या था, और ए और बी और सी, दो हो जाए तो भी बढ़िया है, तीन हो जाए तो भी बढ़िया है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कम से कम जहाँ पे भी एक हो रहा हो वो ले लो। तो ये सारे रीजन है एट्थ को छोड़ के, भाई एट्थ ही एक ऐसा रीजन है जहाँ कुछ नहीं हो रहा, उसके अलावा कोई भी रीजन लोगे वहाँ कम से कम कुछ तो हो रहा है, या तो ए हो रहा होगा या बी या सी या फिर हो सकता है दोनों या हो सकता है तीनों। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है रीजन 1 2 3 4 5 6 और 7। सिमिलरली ए बी सी, इनका मतलब समझते हैं अब। अगर आप रीजन ए की बात करोगे तो ए में कौन कौन आ रहा है, ये रहा ए का सर्कल, ए का ऑरेंज सर्कल में आ रहा है 1 4 5 7। तो ए का मतलब आपको जब भी आएगा तो आप क्या लिखोगे 4 5 7। जितनी बार लिखोगे उतनी विजुअलाइजेशन बढ़ती रहेगी, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। बी की बात करोगे तो एक ग्रीन वाला सर्कल, ग्रीन वाले सर्कल में कौन कौन से नंबर आए 2 4 6 7। तो बी में लिख दो आप 2 4 6 और 7। सिमिलरली सी बताओ बेटा, सी में कौन कौन से चक्कर सर्कल आए, ये रहा सी वाइट वाला सर्कल 3 5 6 7। तो यहाँ पे लिख दो 3 5 6 7। अब ये होगा इनकी डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम इसकी कि ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सी इंटरसेक्शन ए क्या है। ए इंटरसेक्शन बी की अगर आप बात करोगे तो ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का सर्कल देखो, सिर्फ सी सर्कल को भूल जाओ, वाइट सर्कल है ही नहीं। ए का सर्कल कौन सा हो बेटा, ऑरेंज। बी का सर्कल कौन सा हो बेटा, ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन का कॉमन पार्ट सर 4 एंड 7, यस और नो। 7 क्यों सर, बेटा ऑरेंज ग्रीन के कॉमन तो है, ये वाइट वाले को भूल जाए एक बार, सिर्फ ऑरेंज ग्रीन को देख। ऑरेंज ग्रीन वाले पहिए में कौन कौन आ रहा है 4 और 7। तो अगर आपसे कभी कोई बी इंटरसेक्शन सी की बात करता है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आ रहे हैं 4 एंड 7। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैं बोलूँगा तो वो आएगा 4 एंड 7 रीजन। सिमिलरली आप मेरे को बताओ अगर समझ में आया तो ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है। जब भी आपसे ए इंटरसेक्शन सी बोला जाए यानी वाइट सर्कल और ऑरेंज, तो 5 और 7 आ जाएगा आपके साथ। फिर आपके पास बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के सर्कल का कॉमन पार्ट, ये रहा बी वाला हरा, सी वाला वाइट, कौन सा है 6 एंड 7। तो ये हो गया 6 एंड 7। तो ये टर्मिनोलॉजीज को हमने यूज़ करके कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, और लास्ट जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया हमने ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। याद करना इसका मतलब होता था एंड, यानी ये वो एरिया जहाँ पे तीन हो रहे हैं, ए एंड बी एंड सी, तीनों कहाँ पे हो रहे हैं 7 में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है 7, राइट। तो जब आपसे मैं बी एंड सी बोलूँ तो आप मेरे को 6 मत बताना, 6 एंड 7 बताना। 7 भी वो रीजन है जहाँ बी और सी हो रहे हैं। हाँ ए भी हो रहा है तो क्या हुआ, मैंने आपसे ऐसा तो नहीं बोला ना बी एंड सी बट नॉट ए, मैंने क्या बोला बी एंड सी, मतलब बी भी हो रहा है सी भी हो रहा है, ए हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बी एंड सी वाला कौन सा रीजन हुआ सर 6 एंड 7। तो ये आपकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारे के सारे आपके एरियाज हैं या वो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स में कौन कौन सा रीजन आता है ये क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला तो मैं याद करने की ट्रिक सिखा दूंगा। सर ये कौन याद करेगा, अभी देख 10 मिनट के बाद तू प्रो बना हुआ होगा कि मैं तेरे से फॉर्मूला पूछेगा तू बता देगा। इनका मतलब समझाता हूँ। एग्जैक्टली 3 का मतलब 3 इवेंट होने चाहिए, तीनों के तीनों 3 इवेंट होने चाहिए। तो तीनों इवेंट तो बेटा कहाँ हो रहे हैं 7 में ही हो रहे हैं, यहाँ तो हो नहीं रहे तीनों, यहाँ सिर्फ बी हो रहा है, यहाँ 2 हो रहे हैं सी नहीं हो रहा। तीनों इवेंट कहाँ पे हो रहे हैं 7 वालों को। तो इसका तो डायरेक्ट आपने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कौन सा रीजन 7th रीजन।
तो ये फॉर्मूला तो ईजी है बेटा, ये तो ख़त्म ही है। इसकी बात कर लेंगे जो इतना बड़ा सा लिखा है। एग्जैक्टली टू की बात भी करेंगे, मतलब दो इवेंट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो, या तो ए बी हो जाए या बी सी हो जाए या फिर आपका ए सी हो जाए। यानी एग्जैक्टली टू अगर आप देखो तो यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। एग्जैक्टली टू का मतलब वो हमसे चाह रहा है फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन और सिक्स्थ रीजन, राइट। सेवंथ नहीं चाहता, यहाँ पे तीन हो रहे हैं। एटलीस्ट टू मतलब कम से कम दो होने चाहिए, तो कम से कम दो कहाँ पे हो रहे हैं सर? फोर में दो हो रहे हैं सर, फाइव में दो हो रहे हैं सर, सिक्स में दो हो रहे हैं, और सर सेवंथ में भी तो दो हो रहे हैं, सेवंथ में तीन हो रहे हैं। एटलीस्ट टू बोला है तो तीन तो चलेगा ही, कम से कम दो, सेवंथ में तीन हो रहे हैं तो ले लो, ठीक है। एग्जैक्टली वन कहाँ पे हो रहा है? एग्जैक्टली वन हो रहा है वन में, टू में और थ्री में। तो एग्जैक्टली वन हो रहा है आपके साथ, इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये रीजन है आपके एग्जैक्टली वन वाले। यहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट होता है, यहाँ बी और यहाँ सी, राइट। इफ ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू एटलीस्ट वन सेट, अगर सबके सब स्टूडेंट किसी ना किसी सेट में हैं, देन टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है कि मतलब कम से कम एक तो हो जाए भाई। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब इन तीनों का मिला के रीजन, और इन तीनों का मिला के अगर आप रीजन देखोगे तो इसका मतलब क्या आ गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है यूनियन बी यूनियन सी में सर? सिर्फ और सिर्फ एट्थ। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सारे के स्टूडेंट कम से कम एक ग्रुप में हो तो एट्थ तो जीरो हो गया, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे, ऐसी स्टेटमेंट कि सब ने कम से कम एक तो चुना ही है, तो जो टोटल लोग हैं वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाएगा, सिर्फ उसी केस में, वरना मत कर देना, क्योंकि उस केस में एट जीरो हो गया। अब ये सारे इवेंट्स क्या क्या नंबर डिफाइन करते हैं मैंने लिख दिया है। अब हम एक एक करके एक एक को उठाएंगे और इसको और अंदर डेप्थ तक जाएंगे। ये वाला क्लियर हो गया बस। एग्जैक्टली थ्री मतलब तीनों इवेंट होने चाहिए। तीनों इवेंट कहाँ हो रहे हैं? साथ में हो रहे हैं। ये व्हाइट सर्कल का ही पार्ट, ऑरेंज का ही पार्ट और ग्रीन का ही पार्ट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम उठाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को और तसल्ली से देखते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, क्रिकेट को वापस ए बोलते हैं, हॉकी को बी, फुटबॉल को सी। यूनियन का मतलब और, तो या तो ए हो जाए या बी या सी, या दो हो जाए या तीनों हो जाए, अपने को क्या लेना है, कम से कम एक तो हो जाए। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं एटलीस्ट वन। भाई एटलीस्ट वन इवेंट तो हो रहा हो, दो हो रहे हो तो भी बहुत बढ़िया, तीन हो रहे हो तो भी बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आपको कौन कौन से रीजन चाहिए? वही कहानी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मुझे रीजन चाहिए था कि सर 1 चाहिए था, 2 चाहिए था, 3 चाहिए था, 4 चाहिए था, 5 चाहिए था, 6 चाहिए था, 7 चाहिए था। मैंने कहा ठीक है लाएंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले आप लोग लिख दो ए। क्यों? क्योंकि आपको 1 चाहिए और 1 लिखने का एक ही तरीका है। जब आपने 1 लिखा तो आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास 1 तो आया, पर आपके पास इस सर्कल के साथ साथ 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो 1 4 5 7 ये सारे रीजन आ गए आपका ए लिखते ही, राइट। तो कौन कौन सा बैलेंस आउट करा दिया हमने? हमारे पास 1 तो आ चुका है, हमारे पास 4 भी आ चुका है, हमारे पास 5 भी आ चुका है और हमारे पास 7 भी आ चुका है। अब मैंने कहा सर 2 नहीं आया, 2 चाहिए, तो मैंने कहा बी लिखो, क्योंकि 2 लाने का एक ही तरीका है बी। आपने कहा ठीक है सर, तो प्लस का बी कर देते हैं। अब आपने किया प्लस का बी। जैसे ही आपने बी लिखा कि आपके पास सिर्फ 2 आएगा? बताओ मुझे, क्या बी लिखते ही सिर्फ 2 आएगा? नहीं सर, बी तो भाई पूरा सर्कल है ग्रीन वाला, और ग्रीन वाले सर्कल में कुछ और लोग भी हैं। कौन कौन से लोग हैं सर? 4 है, 6 है और 7 है। तो एक 4 और आया, एक 6 और आया, एक 7 और आया। अब आपका 2 तो चलो ठीक है मैच हो गया, 6 भी मैच हो गया, पर 4 और 7 तो एक्स्ट्रा ले आए, वो तो अपन बैलेंस आउट कर चुके हैं। तो ये 4 और 7 बचा, इसको लास्ट में देखेंगे क्या करना है। अब क्या कर सकते हैं भाई, एक्स्ट्रा आ गया तो आ गया, 2 तो लाना था। आपने कहा चलो वो सब बाद में देखेंगे, जो एक्स्ट्रा आ गया 3 भी चाहिए। मैंने कहा 3 चाहिए तो फिर सी वाला लिखो, क्योंकि जब तक सी नहीं लिखोगे 3 नहीं आएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने लिख दिया प्लस सी। अब जैसे ही आपने सी लिखा तो क्या आपके पास सिर्फ 3 आया? नहीं सर, सी का मतलब तो वाइट वाला सर्कल है। 5 6 7 फ्री में साथ में चले हैं इसके। अब 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। अब जो 3 है वो तो बैलेंस आउट हो गया भाई, ये 3 कट गया इस 3 से, पर कुछ लोग बच गए। अब ये 4 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 5 एक्स्ट्रा पड़ा है, 6 एक्स्ट्रा पड़ा है, 2 7 एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई तो माइनस कराओ। अब जब नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा आ गए तो वापस भेजो। वापस भेजने का मतलब माइनस कराओ। तो आपने कहा सर 4 माइनस करवा लेते हैं।
4 को माइनस कराने के लिए आपने कहा सर ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं, 4 हट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। आपने किया माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आपको माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का कॉमन पार्ट है 4 और 7, तो एक तो 4 माइनस हो गया और एक 7 माइनस हो गया। आपने कहा सर यही तो चाहिए था, बहुत बढ़िया काम हुआ, एक 4 ले गए हम और एक 7 भी ले गए हम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर बस 5 6 7 और हटा दो, फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आपने कहा ठीक है चलो सर 5 कैसे हटाएं। आपने कहा इधर फिगर पे आओ। 5 हमने देखा किसका कॉमन पार्ट था, ए और सी का। तो आपने कहा सर माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर दो। मैंने कहा इससे क्या हुआ। आपने कहा सर देखो ए इंटरसेक्शन सी से 5 भी गया और 7 भी गया, तो माइनस का 5 माइनस का 7। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 5 तो मर गया और ये 7 भी मर गया। आपने कहा सर सब सेट हो गया, सिर्फ और 6 रह गया। तो अब आप ये सीख रहे हो कि बंदे फॉर्मूले बना कैसे रहे थे। ऐसे कोई नहीं उठा कि रात को सोया सुबह उठा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले कैसे बना रहे थे, ऐसे सोच सोच के बना रहे थे। अब उसका 6 बचा है बस, और 6 मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है बी और सी के इंटरसेक्शन में। तो आपने कहा भाई माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी माइनस करते ही क्या हुआ, एक 6 और एक 7, ये दोनों माइनस हो गए। अब आपने क्या कहा सर ठीक है माइनस कराने तो हो गए, एक तो 6 कराना था वो तो हो गया माइनस, पर ये 7 का माइनस एक एक्स्ट्रा और रखा है। सर इसका क्या करें, 7 का भी माइनस हो गया सर, ये तो माइनस कराना नहीं था, ये तो ज़बरदस्ती हो गया। अब एक 7 पीछे चल रहा है, तो मैंने कहा ऐड कर दो। तो आपने अगली लाइन में लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद आपने एक ऐड कर दिया। चलो यहाँ ऊपर लिख देते हैं प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे ही आप इसके आगे लिख दोगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो एक प्लस का 7 आ जाएगा, और अब जो ये दोनों हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। तो ये है कहानी। अब सर ये मैं बार बार करता रहूँगा क्या, नहीं ये तूने थोड़ी करना है, ये तो तेरी ऑब्जर्वेशन के लिए है, तेरे को ऑब्जर्व कराने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो सर मैं याद कैसे करूँगा, बड़ा सिंपल है बेटा। तेरे को याद करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तू पहले सबको सिंगल सिंगल लिख दे, ए बी सी, फिर तू सबको डबल में लिख दे, ए बी बी सी सी ए का इंटरसेक्शन, फिर तू ट्रिपल में लिख दे, ए बी सी का इंटरसेक्शन। डन। पहले सिंगल सिंगल सेट, फिर डबल डबल सेट, फिर ट्रिपल ट्रिपल सेट। ठीक, ए बी बी सी सी ए, फिर ए बी सी। पहले सिंगल सेट सब प्लस में, दो सेट सब माइनस में, 3 वाला सेट प्लस में, फॉर्मूला बन गया, खत्म बात। यानी कि बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी का सीधा फॉर्मूला, एटलीस्ट 1 का सीधा फॉर्मूला, सर ए प्लस बी प्लस सी, ये सिंगल सेट खत्म हो गए। डबल सेट माइनस में लिखेंगे, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और ट्रिपल सेट प्लस में। तो अगर ऑड नंबर ऑफ सेट्स होंगे जैसे कि 3 सेट या 1 सेट तो प्लस में लिखेंगे, इवन नंबर ऑफ सेट्स होंगे तो माइनस में, खत्म बात। डन। अब याद कर ले फॉर्मूला, ये थोड़ी बार बार करेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन के लिए है। विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो बढ़िया, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला याद करने के लिए ये पार्ट आपको रिमेंबर करना है, क्वेश्चन तो इससे बनेगा। डन। फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मन में मलाल नहीं रहना चाहिए। और कभी जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करवाऊँ, वहाँ पे इनका यूज़ हो जाए। वेन डायग्राम की समझ होनी चाहिए कि जब आप ए बोल रहे हो, तो बहुत बच्चा गलती करता है, मैं ए बोलता हूँ 1 रीजन लिख देता है। ए का मतलब 1 नहीं है, ए का मतलब पूरा सर्कल है। ओनली ये बोलूँगा तो ये वाला रीजन है। भैया आप ए बोलोगे तो मेरे को पूरा शेड करना पड़ेगा, आप ओनली ये बोलोगे तो सिर्फ 1 लिखूंगा, यानी ये वाला रीजन जो है ये सिर्फ ओनली ए है। जैसे ही आप इसको इसको और इसको इंक्लूड कर लोगे तब ए बनेगा। ऐसी 2 वाला जो रीजन है ये ओनली बी का रीजन है, और ये वाला जो रीजन है ओनली सी का रीजन है। समझे बात। तो फॉर्मूले रटने से ओवरलैपिंग सेट्स और वेन डायग्राम में बात नहीं बननी, समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कौन सा रीजन क्या डिफाइन करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया दिख गया होगा। याद करने की ट्रिक जब डायरेक्ट लगे सिखा दिए। ए बी सी प्लस में माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस का ए बी सी। ठीक, डन। चलो जी एग्जैक्टली 2 एंड्स पे चलते हैं। तो पहले तो मेरे को बताओ एग्जैक्टली 2 अगर बोल रहे हो तो कौन कौन से इवेंट्स की बात चल रही है नंबर्स में। सर अभी बताते हैं। एग्जैक्टली 2 मतलब सिर्फ 2 इवेंट होने चाहिए। यहाँ कितना हो रहा है, सिर्फ एक ए, यहाँ सिर्फ बी एक, यहाँ सिर्फ सी एक। 4th है वो रीजन, यहाँ पे ए होता है और बी होता है, सी नहीं होता, तो 2 इवेंट होते हैं यहाँ पे। 7 नहीं है, 7 में 3 हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2 हो रहा है 4 में 5 में और 6 में। तो आपको ये वाले नंबर्स चाहिए
4, 5 और 6। ठीक, अब 4, 5 और 6 अगर आपको चाहिए तो फोर्थ कैसे लिखूंगा? तो बच्चे ने कहा कि सर मैं इंटरसेक्शन भी लिखता हूँ। जैसे ही उसने इंटरसेक्शन भी लिखा तो उसके पास क्या आया? उसके पास एक आया 4 और एक आ गया उसके पास 7। उसने कहा 4 तो बढ़िया सेटल हो गया, राइट, बहुत बढ़िया, फोर्थ काट दो यहाँ से। मैंने कहा सही है, फोर्थ सेटल हो गया। फिर उसने कहा सर बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, 5 आ जाएगा। तो वो बी इंटरसेक्शन सी लिखने गया, उसके पास 6 और 7 आ गए। ऐसे ही सी इंटरसेक्शन ए लिखने गया तो उसके पास 5 और 7 आ गए। अब जब बच्चे ने देखा तो उसका 4, 5 और 6 तो बैलेंस था, पर उसकी जेब में 3 7 एक्स्ट्रा आ गए। उसने कोई बात नहीं, 3 वापस आया ना, 3 वापस भेज देते हैं। तो उसने 3 7 हटा दिए। ये क्या लिखा हुआ है? 7 ही तो लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब याद करने की जरूरत है क्या? अब याद करने की जरूरत है आपको। आप एग्जैक्टली 2 की बात कर रहे हो, तो एग्जैक्टली 2 में है क्या? 2 इवेंट, यानी कि फोर्थ, 5 और 6। ए इंटरसेक्शन बी बोला 4 आ गया पर एक 7 एक्स्ट्रा है। बी इंटरसेक्शन सी बोला 6 आ गया पर एक 7 एक्स्ट्रा है। ए इंटरसेक्शन सी बोला 5 आ गया पर एक 7 एक्स्ट्रा। कितने 7 आए? 3। तीनों में एक एक एक, तो तीनों हटा दो, एग्जैक्टली 2 निकला है। सिंपल। अब फॉर्मूला याद करोगे आप? नहीं सर, सिंपल है, शॉर्ट हो गया। तो फॉर्मूले याद करने के तरीके हैं, पर अगर आप एकदम उसको रैंडमली क्रैम करने जाओगे बिना समझे तो नहीं समझ पाओगे। चाहता तो मैं पहले पेज पे ही सारे फॉर्मूले लिख के क्वेश्चन शुरू कर देता, पर वो पर्पस नहीं है बेटा, सिखाना पर्पस है। नहीं तो हल्का सा क्वेश्चन घुमा दोगे, आप कहोगे सर ये नया क्वेश्चन है, फिर हल्का सा क्वेश्चन घुमा दोगे, आप कह दोगे ये नया क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट समझो, विजुअलाइज करो। ठीक, एग्जैक्टली 2 मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 इवेंट, 3 नहीं होने चाहिए, यानी कि 7 नहीं होना चाहिए, इसमें 3 होगा। सिर्फ 4, 5, 6 की बात चल रही है। एग्जैक्टली 2 अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया है शेडेड, सिर्फ इतना। यहाँ पे 2 इवेंट हुए, कौन सा? ए और सी। ये वाला इवेंट है आपका बेटा, ये वाला इवेंट, राइट, ए और बी, और ये वाला इवेंट है आपका एग्जैक्टली 2 का। क्लियर? ऐसे ही अगर आप अब अगले पे चलोगे, एटलीस्ट 2 बोल रहा है। एटलीस्ट 2 की बात अगर मैं करूंगा तो कम से कम 2 इवेंट। तो यहाँ पे मेरे को जहाँ पे 2 हो रहे होंगे वो भी चलेगा, 3 हो रहे होंगे वो भी चलेगा। पीछे वाले की बात करूँ तो 2 वाले ही चाहिए, 3 वाले नहीं चाहिए थे, इसलिए 7 हटाया। अब यहाँ एग्जैक्टली 2 में अगर आप देखोगे तो ये 4, 5, 6, 7। अब अगर आप शेड करोगे तो आपको ये पूरा रीजन चाहिए, ये 7 भी चलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? यस सर, अब समझ में आ गई। अब आपको चाहिए 4, 5, 6, 7। वापस से वही काम करो। जब आप ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, आपके पास आया 4 और 7। बी इंटरसेक्शन सी आपने लिखा, आपके पास आया 6 और 7। सी इंटरसेक्शन ए आपने लिखा, आपके पास क्या आ गया? 5 एंड 7, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, वापस वही चेन चला रहे हैं हम, ए बी सी। अब अगर आप नोटिस करो तो इस बार वापस से वही चीज़ हुआ कि भाई 4, 5, 6 तो बैलेंस हो गया अपना। ए बी बी सी सी ए लगता है अपने पास है 3 7। पिछली बार तीनों माइनस कर दिए थे क्योंकि हमको 7 नहीं चाहिए था। इस बार क्या 7 चाहिए? सोच के बताना, क्या इस बार क्या 7 चाहिए? हाँ, इस बार 7 चाहिए, पर कितनी बार चाहिए? एक ही बार तो 7 चाहिए। आप कितनी बार लेकर आए? 3 बार, तो आप 2 बार माइनस कराओ। जैसे ही 2 बार 7 माइनस कराए, 2 2 कट गया और एक इसने बैलेंस कर दिया जो हमें चाहिए था। तो दैट इज वाई, अंडरस्टैंड करो। अगर आपसे एग्जैक्टली 2 बोले तो 4, 5, 6, ए बी बी सी सी ए, साथ में 3 बार 7 आया, तीनों बार हटा दो, जो कि हमने पीछे वाले में किया था। देखो तीनों बार हटा दिया था। अब जब एटलीस्ट 2 हुआ तो कम से कम एक 7 तो चाहिए, राइट। तो 2 7 ही हटाने थे, तो -2 टाइम्स किया। तो ये हो गया आपका एटलीस्ट 2 इवेंट्स का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली 1 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। और एग्जैक्टली 1 का जो फॉर्मूला है, अब आपको खुद से ड्राइव करना आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एग्जैक्टली 1 का मतलब आपको रीजन चाहिए 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला रीजन चाहिए, 4, 5, 6, 7 नहीं चाहिए। अब आप कैसे करोगे? ये आप खुद से करना। ये फॉर्मूले के रीजन्स लिखते जाना, अपने आप 1, 2, 3 बचेगा। सिर्फ याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, एटलीस्ट 1 की याद है आपको? ये सिखाई थी मैंने आपको। एटलीस्ट 1 यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। क्या सिखाई थी मैंने कहा था पहले आप तीनों सिंगल वाले लिख देना, फिर आप 2 2 वाले लिख देना, राइट,
और फिर आप 3 वाला लिख देना। सिखाया था? बताओ बेटा, सिखाया था? हाँ सर सिखाया तो था। इसी से बनने वाला है बेटा। हाँ देखो, इसी से एक बार में बन जाएगा। सर सिंबल्स क्या लिखें ये तो बताया नहीं। अब देखो बेटा, जहाँ सिंगल सिंगल सेट है वहाँ प्लस लगा दो, जहाँ डबल डबल सेट है वहाँ माइनस लगा दो, और जहाँ ट्रिपल सेट है वहाँ प्लस लगा दो। ये बन गया एटलीस्ट वन का। सर एटलीस्ट वन तो हम सीख चुके हैं, एग्जैक्टली वन बताओ बेटा। कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट वन से अगर एग्जैक्टली वन जा रहे हो, ठीक, तो आपने सेम फॉर्मूला लिखना है। जितने सेट हैं उतना कोफिशिएंट लगा दो। ए बी सी कितना कितने सेट्स हैं सर? एक एक एक, तो वन 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 कोफिशिएंट लगाओ ना लगाओ सेम बात है। ये कितने कितने सेट हैं सर? दो। ए बी बी सी सी है, तो माइनस का टू लिख देते हैं। सबके साथ दो लिखना है तो माइनस का टू कॉमन ले लो, या सबके साथ लिख दो, एक ही बात है। या तो आप ऐसे लिख लो -2 इंटर सबके साथ दो लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये दो दो सेट थे। साइन वाइन का कुछ नहीं करना। ये कितने सेट्स हैं सर? ये 3 सेट हैं, तो इसके साथ 3 लगा दो। डन, यही बात है बस। एटलीस्ट वन का आता है तो एग्जैक्टली वन बन जाएगा। अब कभी कभी जो किताबें हैं वो इसको ऐसा भी लिख के दे देती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का टू कॉमन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है कहानी। तो एटलीस्ट वन सीख गए। पहले सिंगल सेट, फिर डबल सेट, फिर ट्रिपल सेट। सिंगल सेट प्लस के, डबल वाले माइनस के, ट्रिपल वाले प्लस के। फिर एग्जैक्टली वन, जितने सेट्स उतना कोफिशिएंट। सिंपल एंड सॉर्टेड, खत्म। तो एटलीस्ट वन एग्जैक्टली वन ये रहा, एटलीस्ट टू ये रहा, और एग्जैक्टली टू ये रहा, ठीक है। अब एक बार मैं आपके लिए सब समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन इवेंट या एटलीस्ट वन ग्रुप या एटलीस्ट वन सेट वट, तो वो आपसे मांग रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला क्या है? पहले सारे सिंगल, फिर माइनस के साथ सारे डबल, फिर प्लस के साथ तीनों, ठीक। अब इसको बुक्स जो है वो किस तरीके से दे सकती हैं समझो। बुक्स जो है इसको ऐसा भी लिख सकती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लेगी माइनस कॉमन, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए बी सी। अब ये मत कहना कि सर ये वाले प्लस के कैसे हो गए, आपने तो दो वाले माइनस के बताए थे। बेटा माइनस कॉमन ले लिया है। अब अगर वो तेरे से बात करे एग्जैक्टली टू की, तो एग्जैक्टली टू का क्या है सर? ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। एग्जैक्टली टू या एटलीस्ट टू, स्टार्ट ही दो सेट से होगा, इसमें सिंगल सेट की बात ही नहीं होगी। पर 7 कितनी बार आया? 3 बार। कितनी बार चाहिए? एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली टू है, 3 वाले चलेगा ही नहीं इसमें, तो -3 टाइम्स है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि आपने एक 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 तीनों का 7 माइनस किया। अब अगर आप बात एटलीस्ट टू की करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, माइनस कितने टाइम्स ए बी सी माइनस करना है आपको? एटलीस्ट टू। अब एक 7 चाहिए था, 3 7 आए, तो 2 बार माइनस करो, क्योंकि एक तो चाहिए ना आपकी। और लास्ट आपके पास आ गया कौन सा? एग्जैक्टली वन। और एग्जैक्टली वन में क्या करोगे अब आप अच्छे से जानते हो, सेम लिख दो एटलीस्ट वन वाला। अब 2 सेट है तो 2, मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ बेटा डायरेक्ट आपकी, और 3 सेट है तो 3। ये हो गया याद करने का तरीका, सिंपल। एग्जैक्टली टू तो 7 एक बार भी नहीं चाहिए, तो तीनों 7 माइनस करो। एटलीस्ट टू तो 7 एक बार चाहिए, आया 3 बार, तो 2 बार माइनस करो। ये सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल वाले प्लस, डबल वाले माइनस, ट्रिपल वाला प्लस। ये एग्जैक्टली वन, सेम इसके जैसा फॉर्मूला, बस 2 सेट है तो कोफिशिएंट 2, 3 सेट है तो कोफिशिएंट 3। ये है समरी जितना भी हमने पढ़ा। देख लो आराम से तसल्ली से और लिख लो। लिख लिया? अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या हेल्प करता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हम ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स निकाल ही नहीं पाएंगे, हो सकता है कि हमको ए और बी दे ही ना।
हमको बी और सी दे ही ना, हमको सी और ए दे ही ना। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अब एक लगाएंगे ट्रिक, उससे ये सारे फॉर्मूले और शॉर्ट हो जाएंगे। देखो सब क्वेश्चन में जो पूरी पूरी टर्म्स है ना वो एक जैसी बन रही है, ए बी बी सी सी ए, जहाँ भी आ रहा है इकट्ठे आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि ए भी आ रहा है बी सी आ रहा है पर सी ए नहीं आया। ऐसा नहीं हो रहा कि ए भी आया सी भी आया पर आपका ए भी नहीं आया। तो देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए को एक्स मान लूँ, राइट, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वाई मान लूँ। अब ये फॉर्मूले देखो कितने शॉर्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस का एक्स, ये पूरा का पूरा क्या बन गया एक्स, और प्लस का वाई, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पहला, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, क्योंकि वो हमको ये इंडिविजुअली देगा ही नहीं। अभी देखना वो क्वेश्चन में क्या करेगा। सिमिलरली एग्जैक्टली टू का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आदमी पूरा क्या बन गया, ये पड़ा हुआ एक्स, ये बन गया 3y। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका एग्जैक्टली टू का। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये हो गया अपना सेकंड फॉर्मूला। और एटलीस्ट टू का क्या हो गया, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आया। अब यही चार फॉर्मूले सबसे काम के हैं। ये बन गया आपका पूरा का पूरा एक्स और ये बन गया 2y, 2 और ये रहा y। और सिमिलरली एग्जैक्टली वन का क्या बन गया आपका फॉर्मूला, पॉज करके आराम से लिखना फिर, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2x प्लस का 3y। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारी की सारी आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है इन टू वेरिएबल। चार लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं इन टू वेरिएबल, एक x है और एक y है। अब वो आपके साथ यही करेगा, वो इन चार में से आपको दो देता रहेगा, आप x और y निकालोगे और तीसरा आपसे पूछ लेगा। कभी भी ढूंढने निकल जाओगे, वेन डायग्राम बना लो, फॉर्मूले रट लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअली कभी नहीं देगा, वो एक ग्रुप में दे देगा। इसलिए मैंने उस ग्रुप को ही x मान लिया। अब अगर आप मुझे इसका नंबर दे दो और इसका नंबर दे दो, ये दो इक्वेशन हो गई, मैं सॉल्व कर लूँगा x और y, और x और y आ गए तो ये भी निकाल लूँगा, ये भी निकाल लूँगा। कौन रोक रहा है मुझे। क्वेश्चन हमेशा आपको a b c की वैल्यू देगा और इन चारों में से कोई दो दे देगा। आपको अगर फॉर्मूले ये सेट है भाई, एटलीस्ट वन का तो सबको याद हो चुका है। अब ए बी सी माइनस एक्स प्लस वाई, राइट, एग्जैक्टली वन का ए बी सी माइनस 2x प्लस 3y, सेकेंड वाले का 2, थर्ड वाले का 3, कोफिशिएंट आ जाएंगे। एग्जैक्टली टू में 7 एक बार भी नहीं चाहिए तो x माइनस 3 बार हटाओ 3y, एटलीस्ट टू में 7 एक बार चाहिए तो 2 बार हटाने पड़ेगा, यानी कि x माइनस 2y। चारों फॉर्मूले सेट होगा, गेम खत्म। अब थ्योरी में ही मेहनत लगती है ओवरलैपिंग सेट्स की, क्वेश्चन तो प्लस माइनस से ही खत्म हो जाते हैं, क्या कैलकुलेशन है। पर याद रखना इन चार में से दो दे देगा और एक्स वाई आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ भी निकालते रहो। क्वेश्चन ट्राई करते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी, पर उससे पहले एक बार ये आसानी से तसल्ली से पॉज करके लिख लो, समझ लो। एक एक रीजन का मतलब, एक एक लाइन का मतलब, एग्जैक्टली टू का मतलब, एक एक सिंबल का मतलब। उसके बाद ये बहुत स्कोरिंग है, इसको समझने में थोड़ी मेहनत लगती है। समझने में भी क्यों मेहनत लगती है, बच्चों से क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो समझ नहीं रहे, वो इधर उधर देख लेते हैं कहीं पे। वो बंदा जो है जो भी आपको पढ़ाता है फॉर्मूले लिखता है, रटवा देता है, आप फॉर्मूले भूल जाते हो। पर समझना पड़ेगा कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं, आ क्यों रहे हैं। मन में क्लियरिटी होगी ना कि यार ये 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 है, 7 वाला एक बार भी नहीं चाहिए था, 3 बार आया है, तो कितनी बार माइनस करोगे यार, 3 बार ही तो करोगे। एटलीस्ट 2 में 7 कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए, कितनी बार आया, 1 2 3 चाहिए, कितने था, एक बार, ले कितने आए, 3 बार, कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2 बार, तो ये 2 बार माइनस हो रहा है। अब रटोगे क्या फॉर्मूले, नहीं रटेंगे। अगर रटना बंद कर दिया तो याद रहेगी मैथ्स, नहीं तो रटते रहो, 2 दिन बाद भूल जाना, ठीक है। यही तो होता है। अब देखो प्रैक्टिस, पहला सवाल देखते हैं। अब देखो कैसे हमारी ट्रिक्स लगेंगी। द सेमेस्टर ईच ऑफ द 90 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास टुक एटलीस्ट 1 कोर्स। मैंने कहा था ये लाइन आएगी, ईच ऑफ द 90 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास टुक एटलीस्ट 1 कोर्स। अगर हर एक बच्चे ने कुछ ना कुछ लिया है तो टोटल किसके बराबर होगा, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी, तो टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाएगा। अगर हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ले ही रहा है तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जिसने कुछ नहीं लिया है, तो एटलीस्ट 1 वाले ही टोटल हो गए। जब कोई कुछ नहीं ले रहा, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो कुछ नहीं ले रहा,
तो हर एक बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिया है, तो एटलीस्ट 1 वाले ही तो हो गए सारे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया 90, राइट। अब देखो आपने क्या सीखा था, सर हमने सीखा था ए यूनियन बी यूनियन सी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताना मुझे। अब सर ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स प्लस वाई, क्या उसने हमें यूनियन बी यूनियन सी दे दिया? यस सर 90। 90 इक्वल्स टू, अब और क्या क्या दिया, फ्रॉम ए बी एंड सी इफ 60 स्टूडेंट्स टुक ए, तो ये ए दे दिया उसने 60, ठीक है। यहाँ लिखते जाते हैं टोटल दिस इक्वल्स टू दिस यानी कि 90, ऊपर से ए दे दिया उसने हमको 60, बहुत बढ़िया। 40 स्टूडेंट टुक बी, बी भी दे दिया बेटा 40, सब दे देगा मुझे लग रहा है ये। और 20 स्टूडेंट्स टुक सी, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ लिख देते हैं सी हो गया 20, तो ये हो गया 20 माइनस एक्स प्लस वाई। क्या हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई? यस सर। 60 40 100, ये हो गया 120, 90 उधर जाएगा, इधर बन जाएगा 30, ये भाई साहब इधर चलेंगे बनेंगे प्लस के एक्स, ये बनेगा माइनस का वाई। पहली इक्वेशन आ गई। यही मैं आपको कह रहा था कि अगर आप उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी 2 वेरिएबल की, और कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो चुका है हमारा, राइट, और इतनी कहानी हमने कर भी दी है। अब क्या बोल रहा है, एंड 5 स्टूडेंट्स टुक ऑल द 3, 5 स्टूडेंट्स यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 5 है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? वाई बुलाते हैं। तो उसने वाई भी तो बता दिया हमको, तो यानी वाई कितना हो गया? वाई हो गया 5, तो एक्स कितना आ गया? ये हो गया 30 प्लस वाई, और वाई कितना है 5, तो 30 प्लस 5 यानी कि 35। तो ये आ गया हमारा ऑल 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली 2, अब एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला बताओ। एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला अगर आप बच्चों को पिछले से याद होगा तो क्या था? ए बी बी सी सी ए यानी कि एक्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद करा रहा हूँ वापस, क्या था? ए बी बी सी सी ए यानी कि एक्स। एग्जैक्टली 2 मतलब 7 एक बार भी नहीं चाहिए, कितनी बार आया? 3 बार, और एक बार भी नहीं चाहिए तो 3 बार माइनस करेंगे, और 3 बार माइनस करने का मतलब है -3y। अब x है क्या हमारे पास? है सर, यहां से निकाला x, कितना है? 35 -3y है क्या? y है हमारे पास 5, 35 -15 कितना आ गया बेटा? 20, टिक लगा और आगे बढ़। समझे? अब आप सोचो, ना तो आप कभी ए इंटरसेक्शन बी निकाल पाते, ना बी इंटरसेक्शन सी निकाल पाते, ना सी इंटरसेक्शन ए निकाल पाते। पर अगर उस बच्चे को किसी को पता है कि हम इसको हमेशा डायरेक्ट एक्स मानते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में ही एक साथ आते हैं, तो वो यहाँ पर भी उसको एक्स मान लेता। ये एक्स है क्या? ये ए बी बी सी सी ए का ही तो सम है। तो यही कैच है, 2 बार में 2 फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन किल हो जाएंगे। और ऐसे 8-10 आप खुद बना लो, खुद किताब छाप दो यार, 2 देते रहो, तीसरा निकलवाते रहो। मतलब ये जो आपके फॉर्मूले हैं, राइट, ये दे दो मेरे को, ये दे दो, एक्स वाई निकाल लूँगा, फिर ये पूछ लो, ये पूछ लो, ये दोनों दे दो, एक्स वाई निकलवा के ये पूछ लो, ये पूछ लो, क्या है? बनाते रहो कल सुबह तक सारे क्वेश्चन। जिसको ये क्लियरिटी आ गई वो समझ चुका है बच्चा कि गेम में कुछ बाकी ही नहीं है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो एक तो हो गए ये बेसिक सवाल जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो सर फिर वेन डायग्राम का क्या फ़ायदा जो आपने सिखाया? जब सारे क्वेश्चन ही इससे हो रहे हैं तो वेन डायग्राम का क्या फ़ायदा? तो चलो फिर अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार लगाओ। ऐसे मज़ा नहीं आया कि आप सीधा वीडियो देख लिया ना, तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ, क्योंकि इसी बेस पे फिर कैट का सवाल आया था, सेम सेट था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और पूछा था बस, ठीक है। तो देखें, चलो। अ क्लब हैज 256 मेंबर्स ऑफ whom 144 कैन प्ले फुटबॉल। अभी पता चलेगा वेन डायग्राम का यूज़ क्या है। तो देखो एक क्लब में 256 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गए टोटल 256 मेंबर्स, बहुत बढ़िया। और क्या हो रहा है? 144 फुटबॉल खेल सकते हैं, तो फुटबॉल को मैं एफ लिख रहा हूँ, ये हो गया 144। 123 कैन प्ले टेनिस, टेनिस वाले कितने हो गए सर? 123। और 132 कौन से हो गए? क्रिकेट वाले, तो क्रिकेट वाले कितने हो गए? 132। मोर ओवर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, तो फुटबॉल एंड टेनिस यानी कि फुटबॉल इंटरसेक्शन टेनिस, ये कितने लोग हैं भाई? ये हैं 58। फिर क्या है? 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट एंड टेनिस वाले कितने हो गए? ये हो गए 25। अब देखो ये सब कुछ इंडिविजुअली दे रहा है,
तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई से बेटर है कि हमको सब नंबर इसी लिख लें, क्योंकि इनका मिक्स ही तो होने वाला है आपका एक्स वाई वगैरह। अब 63 कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो सब कुछ उसने दे ही दिया है हमको सजा के। फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले उसने हमको दे दिए कितने, 63। नंबर चेक कर लो, नहीं तो आपके प्लस माइनस में गलती हो जाएगी। 256, 144, 123, 132, 58 एंड 25 एंड लास्ट में 63। चलो, अगर एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, जैसे ये स्टेटमेंट आ जाए हमारी आंखों में, बच्चों की आंखों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि जब सब लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं तो जो टोटल है वो क्या बन जाता है सर, वो ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाता है। क्योंकि जो कुछ नहीं खेल रहा बोले तो लोग है ही नहीं, तो कम से कम सब लोग कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, तो सबके सब एटलीस्ट वन स्पोर्ट तो खेलते ही हैं। अब हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को मिटा के हम एक काम करते हैं, जो सिंबल्स हमने ये यूज़ करें एफ टी और सी, वो यूज़ कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्ले ऑल द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो फाइंड देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, यानी हमसे पूछ रहा है जो तीनों गेम खेलते हैं, यानी एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, ये पूछ रहा है हमसे। तो बेटा ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे, राइट। क्या फार्मूला था, एफ यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एफ प्लस टी प्लस सी, सिंगल वाले ऐड, माइनस डबल डबल वाले सब्ट्रैक्ट, एफ इंटरसेक्शन टी प्लस टी इंटरसेक्शन सी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी, और ट्रिपल वाले ऐड। ख़त्म। अब लिख लो सारी वैल्यूज़। ये वाली कितनी है बेटा, 256 इज इक्वल्स टू एफ टी सी कितना हो गया, 144 प्लस 123 प्लस 132, माइनस का क्या क्या है बेटा, 58, 25 और 63, और प्लस का क्या है, यही निकालना है, इसको x मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, या y मान लो, अगर आपको इसको y लेने की आदत है तो इसके डिनोशन को हम लोग मान लेते हैं y। ख़त्म बेटा, प्लस माइनस करो और y निकाल लो, स्मार्टली ऐड करें, स्मार्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करें। चलो सीखो फिर, नंबर्स ढूंढो, पेयर बनाओ। बेटा इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, 100 200 255 आ रहा है इनका सम, और ये लिखा हुआ है 256, तो ये पूरा का पूरा इधर चले जाएगा, ये दोनों लोग इधर जाएंगे, माइनस होके 1 बना देगा, ये काम तो सेट हो गया। अब ये है 144, ठीक। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, 60 50 110 130 138 143 146, तो माइनस का है 146 और प्लस का y। तो बेटा ये तो ख़त्म हो गया, ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2, इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो y जो है बेटा वो 3 आ गया, ए पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। सिंपल फॉर्मूला, इस बार उसने उठा के सब सजा के आपको थाली में दे दिया था, आपको बस एक फॉर्मूला लगाना था एटलीस्ट वन वाला, पर एटलीस्ट वन वाले से पहले ये सोचना था कि अगर सब लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं तो टोटल एटलीस्ट वन के बराबर होगा, बाकी सब उसने दिया था। सर वेन डायग्राम का फ़ायदा क्या है, अभी तो आपने कहा था वेन डायग्राम यूज़ आएगा, आप सारे फॉर्मूला से करे जा रहे हो। अब कैट के सवाल में देखो सीधा वेन डायग्राम कैसे आया, सेम सेट, एग्जैक्टली सेम सेट, पर उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि बताओ कितने लोग तीनों स्पोर्ट खेलते हैं, सेम क्वेश्चन है, और इसने पूछा था सब कुछ वही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम, देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्ले ओनली टेनिस, ये पूछा था उसने। अब हम लोग सब निकाल चुके हैं, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसका फर्स्ट हाफ कर लिया कि सारे खेलने वाले 3 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सब खेलने वाले 3 लोग हैं, राइट। बाकी देखो अब क्या क्या लिखा हुआ है, 256 मेंबर टोटल थे, 144 फुटबॉल खेलते थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 144, और 123 क्या खेलते थे, टेनिस, तो यहाँ पे आप लिख दो 123। क्रिकेट खेलने वाले कितने थे, क्रिकेट खेलने वाले आपके थे 132। अब देखो वेन डायग्राम कैसे हेल्प करता है, मान लेते हैं पीछे वाला सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मुझे पता चल गया 3, पर मैं ओनली टेनिस वाले कैसे निकालूं, वो तो वेन डायग्राम बताएगा, मुझे ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर ये कितना है, अब ये तो वेन डायग्राम बताएगा। अब देखो क्रिकेट और टेनिस वाले ढूंढ के बताओ कितने हैं, क्रिकेट और टेनिस वाले ढूंढ के बताओ कितने हैं, सर 25 कैन प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट टेनिस का कॉमन एरिया है 25, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये रीजन है 25, 25 में से 3 ये रहा, तो ये कितना हुआ, ये टोटल 25 है, ये 3 है तो ये कितना हुआ 22, 25 माइनस 3 22 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना है, 25 माइनस 3 25 थे क्रिकेट टेनिस वाले, 3 ही हटाओ, इसी से ये वाला रीजन कितना होगा, क्योंकि ये भी चाहिए तभी ये मिलेगा,
ये कौन सा रीजन है सर? ये रीजन है फुटबॉल भी खेल रहे हैं लोग और ये टेनिस भी खेल रहे हैं। तो फुटबॉल टेनिस वाले खेलने वाले रीजन कितने हैं बताओ? फुटबॉल टेनिस का लिखा हुआ है, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये रहा फुटबॉल एंड टेनिस, ये रहा फुटबॉल टेनिस है 58। यानी जो ये वाला रीजन है, कलर बदलते हैं, ब्लू डाल दें, ये वाला जो रीजन है आपका, ये फुटबॉल एंड टेनिस वाला रीजन जो है आपका, ये आपका फुटबॉल एंड टेनिस वाला रीजन कितना है बेटा? 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। ये मिला के 58 है, जिसमें से ये 3, तो ये कितना हुआ? 55। कैसे निकाला हमने? 58 -3। अब तो ये निकाल लो, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। टोटल कितना है बेटा? 123। 123 में 22 ये, 55 ये, 3 ये, 55 22 77, 77 और 3 80, 123 थे तो ये हो गया बेटा कितना? 43। टिक लगा, खत्म। वेन डायग्राम से खत्म किया आपने ये क्वेश्चन। किससे खत्म किया? वेन डायग्राम से, नहीं तो निकालने में आफत लग जाती। तो पहले आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के आपने y की वैल्यू 3 निकाल ली। एक बार जब y ऑल 3 वाले 3 आ गए तो इस 3 का यूज़ करके और वेन डायग्राम का यूज़ करके हमने ये दोनों नंबर निकाल लिए। और एक बार ये तीनों नंबर आ गए और ये टेनिस तो पता ही है, हम माइनस करके आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका 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 और इसका सम करके तो पूरा सर्कल बनता है, यानी ये बनता है। तो वेन डायग्राम भी आना चाहिए और आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। अगर वेन डायग्राम नहीं आता तो 43 नहीं निकाल पाते, और अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे ही नहीं पहुँच पाते y=3 तक। तो दोनों चीज़ का जब अमलगमेशन होगा तभी कैट का सवाल फूटेगा, फॉर्मूला भी और वेन डायग्राम भी। क्लियर? नहीं तो पीछे जाओ, दोबारा से देखो, एक एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, एक एक रीजन क्लियर होना चाहिए कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे बढ़े, एक दो सवाल और देखते हैं कैट के, जो थोड़े से मेरे को लगता है कि यूनिक थे अपने अपने वे में। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा यूनिकनेस है, वेन डायग्राम से ट्राई करना। चलो कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपने कर लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो वेन डायग्राम लाते हैं भाई। चलो भाई, वेन डायग्राम आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ईच ऑफ 74 स्टूडेंट्स इन अ क्लास स्टडीज एटलीस्ट 1। यानी जितने भी आपके लोग हैं 74 स्टूडेंट सारे के सारे, राइट, तो ये एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में तो है ही। तो यानी 74 कितना हो गया? 74 हो गया हमारा H यूनियन E यूनियन तीसरा टर्म क्या दे रखा है? P, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? यहाँ तक तो काम हो गया। ठीक है, ईच ऑफ 74 स्टूडेंट्स इन अ क्लास स्टडीज एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स H E and P। अब कह रहा है 10 बच्चे 10 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3। ऑल 3 कहाँ है बेटा? ये रहा। तसल्ली से पढ़ना एक एक इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मिस हो जाएगी। वाइल 20 स्टूडेंट्स स्टडी H and E बट नॉट P। मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो H और E तो पढ़ रहे हैं पर P नहीं पढ़ रहे। तो कहाँ लिखो उनको? H और E पढ़ रहे हैं पर P नहीं पढ़ रहे, यानी कि ये 20 है। अगर वो सिर्फ ऐसा बोलता है 20 स्टूडेंट स्टडी H and E और ये वाली लाइन नहीं होती बट नॉट P वाली, तो ये भी 10 हो जाता, 10 10 20 बनता। पर उसने बोल दिया कि 20 बच्चे वो हैं जो H और E के तो हैं पर P के नहीं है, तो ये कितना हो गया? 20। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P, जो भी बच्चा P पढ़ता है वो या तो H या फिर E या दोनों भी पढ़ता है। इसका क्या मतलब है? सुनो ध्यान से, जो बच्चा P पढ़ रहा है वो या तो H पढ़ेगा उसके साथ, या E पढ़ेगा, या H और E दोनों पढ़ेगा। मतलब कोई भी बच्चा P अकेले नहीं पढ़ता। P पढ़ने के लिए H भी चाहिए, E भी चाहिए, दोनों चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा P अकेले नहीं पढ़ता, यानी कि ओनली P वाले लोग होगा 0। ये है इस लाइन का मतलब, कि जो भी P पढ़ रहा है वो या तो H पढ़ेगा या E या दोनों। मतलब कि P पढ़ने वाले अकेले ओनली P वाले लोग कितने हो गए? 0। यहां तक की बात सेट हो गई। डायरेक्टली नहीं बोल के गया वो कि ओनली P वाले 0 हैं, बेवकूफ़ बनाया। उसने कहा जो P पढ़ता है उसको या तो H लेना पड़ेगा या E लेना पड़ेगा या दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग H इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग E, H पढ़ने वाला सर्कल पूरा और E पढ़ने वाला सर्कल पूरा इक्वल है। यानी एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं A, इसको देते हैं B, इसको देते हैं C और इसको देते हैं D। तो वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि भाई H पढ़ने वाले लोग, अब H पढ़ने वाले लोग कितने हो गए निकाल लेते हैं। H पढ़ने वाले लोग, H के सर्कल में देखो क्या है? A प्लस B प्लस 20 प्लस 10, ये है H पढ़ने वाले लोग। सही है, ये हो गए H पढ़ने वाले लोग। कह रहा है ये बराबर है किसके? कह रहा है H पढ़ने वाले लोग बराबर है E पढ़ने वाले लोग के। और E वाले कौन से?
भाई 20 + 10 प्लस C + D। अब क्या हो गया बेटा, इधर से हम देखेंगे तो 20 10 20 10 तो दोनों में कॉमन है, हमको मिल गया कि A + B = C + D आ गया। ये बन गई एक इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, इसका यूज़ करते हैं क्योंकि टोटल लोग कितने हैं 74। जरा टोटल लोग जरा कितने आ रहे हैं, टोटल लोग आ रहे हैं सर A + B, ए बी 20 और 10 कितना हो गया +20 + 10 30 लिख देंगे अगले स्टेप में। ये कितना हो गया C और D, और ये कितना है बेटा, ये तो है 0, इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है 74। अब 20 + 10 हो गया 30, उधर चला गया, अब ये हो गया A + B प्लस C + D की जगह भी क्या लिख दें, A + B लिख दें, यस सर सेम ही तो है, इक्वल्स टू ये हो गया 30, उधर चला गया कितना आ गया 44, और यहाँ से आपके पास आ गया 2A + B की वैल्यू 44 और A + B हो गया आपके पास 22। ये निकाल दिया। अब हमें A + B की वैल्यू पता है, अब क्वेश्चन पूछ लो क्या कह रहा है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग H वाले लोग आपने निकालने हैं, निकाल लो। ये रहा H वाला सर्कल, ये तो H वाला सर्कल, ये लिखे हुए H वाले लोग, तो H वाला सर्कल आपका क्या है A + B, H वाला लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, +20 + 10। A + B की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी 22, डालो यहाँ पे 20 + 10 कितना होगा 30, टोटल आंसर आ गया 52। तो यह है कैट 2018 का सवाल और इसका आंसर कितना हो गया 52। टीटा का सवाल था, +3 इजी क्वेश्चन बट कैन ओनली बी डन बाय वेन डायग्राम। कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तभी फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और आपको वेन डायग्राम को समझना पड़ेगा, एक एक लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये कहानी है कि कैसे आपके फॉर्मूले काम आएंगे, कैसे आपके वेन डायग्राम काम आएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन एक चीज़ को छोड़ के जाते हो, ठीक। तो मैं एक बार आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये रहे आपके सारे के सारे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं प्रैक्टिस से वाले पेज पहले वाले पहुँच के, ये हैं सारे फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूलाज का यूज़ करना है तो ये रहे 4, ठीक है। और वेन डायग्राम का क्या मीनिंग है वो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल फॉर्मूला कहाँ से बना, और अगर आप सबसे पीछे जाओगे तो एक एक आपका इवेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक रीजन, तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बात का याद रखना, इसमें इफ ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू एटलीस्ट वन देन टोटल स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। उसके बाद कुछ सवाल, कैसे फॉर्मूला जाए खुद से एक बार डिराइव करना, समझना, आगे ज़्यादा कहानी है नहीं। एटलीस्ट वन ABC -AB -BC -C और 3 वाला +ABC एग्जैक्टली कर दोगे तो सबके कोफिशिएंट्स 1 फिर 2 फिर 3, ठीक। एग्जैक्टली 2 में x - 3y क्योंकि एक बार भी 7 नहीं चाहिए, एटलीस्ट 2 में x - 2y क्योंकि एक बार 7 चाहिए, ठीक है। तो गाइज आराम से पढ़ो, तसल्ली से रिपीट करो, पीछे जाके देखो, अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग को पॉज करो और ये सारे क्वेश्चंस खुद से लगाओ, ठीक है। एक कैट का क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, कैट 2020 स्लॉट 2, इसको ट्राई करना और देखते हैं कितने लोगों से ये बनता है। इसमें एक कैच और है थोड़ा छोटा सा, देखते हैं कितने लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। अगली क्लास में मैं इसको कवर कर लूँगा, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस वी विल मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी बट यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द एफर्ट्स। पढ़ो तसल्ली से, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, 10th में नहीं पढ़े, शायद आप में से काफ़ी सारे लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, रिपीट करना पड़ेगा, पीछे जाके दोबारा से देखो और ओवरलैपिंग सेट्स 1 देखो फिर 2 देखो, एक एक रीजन का मतलब समझो वेन डायग्राम का, तभी फोड़ पाओगे, वरना बच्चे इन सब्जेक्ट से भागते हैं, मॉडर्न मैथ से भागते हैं। क्यों? क्योंकि 11th 12th में ही आती है, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए फाउंडेशन बनाया और इतना स्लोली स्टार्ट में बताया कि हर एक रीजन क्या है। तो पढ़ो, मेहनत करो, होएगा। मिलते हैं अगली क्लास में और पीएन से शुरू करेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स का बेसिक्स होता है यहाँ पे ख़त्म। तो बाय बाय गाइस एंड दिस इज़ योर होस्ट राहुल पाटला।